विभाजनशीलता के आधार पर प्लांट टिश्यू विभाजनशीलता के आधार पर प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, विभाजोत्तक जिसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं और एक होता है परमानेंट टिश्यू जिसको हम हिंदी में स्थायी उत्तक बोलते हैं एक अब विभाजोत्तक उत्तक में क्या होता है, इसमें लगातार सेल डिवीज़न होता है क्योंकि सेल साइकिल हमेशा गतिशील रहता है, इसमें से घूमता ही रहता है सेल साइकिल G1S G2M, हमेशा ये सेल साइकिल गतिशील रहता है। परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती क्योंकि इसका सेल साइकिल G1 अवस्था में रुक जाता है, मतलब इसका सेल साइकिल एक बार तो चलेगा, पहले G1 में जाएगा, फिर AS, फिर G2, फिर AM, फिर G1 से फिर G1 में जाएगा, इसे हम G0 शांत अवस्था भी कहते हैं। अब जब हम प्रॉपर सेल डिवीज़न पढ़ते हैं तो G1 अवस्था जो होती है वो सबसे लंबी अवस्था जो 14 घंटे में पूर्ण होती है और AM अवस्था 1 घंटे की अवस्था होती है। और G1 अवस्था में क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण और RNA का संश्लेषण होता है G1 अवस्था में। अब जो ये इस अवस्था होती है इसमें न्यूक्लियर DNA, इस अवस्था में क्या होता है, न्यूक्लियर DNA का रेप्लिकेशन होता है, उसका प्रतिकृतिकरण होता है, DNA का रेप्लिकेशन इस अवस्था में होता है। अब रीट में क्वेश्चन आया था कि माइटोकॉन्ड्रियल DNA का रेप्लिकेशन कौन सी अवस्था में होता है और ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था। अब मैं बताता हूँ आपको ये डिलीट क्यों हुआ था, पहले हम इसको समझते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी कोशिका के अंदर DNA मेनली न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और RNA साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। अब ये साइटोप्लाज्म में क्या होता है, दो टर्म होती है, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म। तो मैं आपको समझाता हूँ कि साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। जैसे ये न्यूक्लियस हमारा केंद्रक जिसको हम बोलते हैं, इसके बाहर की ये झिल्ली होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, या इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं हम। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी पाया जाता है उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, पूरे को हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे, जो कुछ भी पाया जाता है। अब हम साइटोप्लाज्म किसको बोलते हैं, देखो अब साइटोप्लाज्म किसको, जैसे ये न्यूक्लियस है और ये बाहर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी होते हैं। अब न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो कुछ भी पाया जाता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, साइटोप्लाज्म बोलते हैं उसको। अब हम रीट की क्वेश्चन की बात कर रहे थे, ये क्वेश्चन आया था कि रीट में ये पूछा था कि माइटोकॉन्ड्रियल DNA का रेप्लिकेशन कौन सी अवस्था में होता है और ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था। अब हम जानेंगे क्यों डिलीट हुआ था। तो ये हम जानते हैं कि किसी भी कोशिका के अंदर DNA मेनली कहाँ पर होता है, कोई भी कोशिका है तो कोई भी कोशिका जैसे हो गया ये न्यूक्लियस में मेनली DNA का होगा, न्यूक्लियस में पाया जाता है। और ये जो भी बाहर होता है इसमें RNA पाया जाता है, साइटोप्लाज्म जिसको बोलते हैं, इसमें RNA पाया जाता है। लेकिन फिर भी दो सेल ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें खुद का DNA पाया जाता है। कौन कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ऐसे दो ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें खुद का DNA पाया जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाला जो DNA है उसका रेप्लिकेशन सेल की किसी भी अवस्था में हो सकता है। उसका रेप्लिकेशन G1 में भी हो सकता है, AS में भी हो सकता है, G2 में भी हो सकता है, AM में भी हो सकता है। अब जो न्यूक्लियर DNA होता है जिसको हम केंद्रक का DNA बोलते हैं, उसका रेप्लिकेशन केवल AS अवस्था में होता है। और जो जैसे हम अभी न्यूक्लियस का जो DNA होता है उसका रेप्लिकेशन केवल AS अवस्था में होता है। लेकिन जो साइटोप्लाज्मिक DNA होता है, जो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों का DNA का रेप्लिकेशन किसी भी फेस में हो सकता है। G1 में भी हो सकता है, AS में भी हो सकता है, G2 में भी हो सकता है और AM में भी हो सकता है। और रीट में क्वेश्चन आया था कि माइटोकॉन्ड्रियल DNA का रेप्लिकेशन कौन सी अवस्था में होता है। उसमें ऑप्शन थे G1 अवस्था, AS अवस्था, G2 अवस्था या AM अवस्था। अब इनका जो माइटोकॉन्ड्रियल DNA हो गया उसका रेप्लिकेशन तो किसी भी अवस्था में हो सकता है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में अगर ऑल ऑफ द अबव देता तो क्वेश्चन राइट हो जाता, लेकिन ऑल ऑफ द अबव उपयुक्त सभी क्वेश्चन में नहीं था, इसलिए ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था। आगे देखते हैं। अब जो ये G2 अवस्था है इसमें क्या होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन बनती है। अब ट्यूबुलिन प्रोटीन से आगे चलकर जब सेल डिवीज़न होता है तो स्पिंडल फाइबर बनते हैं। अब स्पिंडल फाइबर जिस जगह बन जाते हैं उस जगह से सेल डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है। अब इस स्पिंडल फाइबर का निर्माण करने के लिए ज़रूरत पड़ती है हमें किसकी, ट्यूबुलिन प्रोटीन की।
और ट्यूबुलिन प्रोटीन कहाँ बनता है, G2 अवस्था में। अब सेल को डिवीज़न के दौरान जितनी एनर्जी या एटीपी की ज़रूरत पड़ती है वो टोटल एटीपी का स्टोरेज भी G2 अवस्था में ही होता है। अब जो एम अवस्था है जिसको हम माइटोसिस बोलते हैं, यह भी डिवीज़न फेज़ की अवस्था है। यदि सेल लगातार चलती रहे तो हम क्या बोलेंगे इसको, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेकिन सेल अगर पहले G1 फिर AS फिर G2 फिर AM में गई और फिर रुक गई, सेल पूरी साइकिल इसकी रुक जाती है, तो इस अवस्था को हम ये क्या बोलेंगे, परमानेंट टिश्यू होता है, मतलब डिवीज़न नहीं होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब जो विभजोत्तक उत्तेजक होता है इसमें उपपचय क्रियाएं की दर तेज होती है। उपपचय क्रिया को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। और इसलिए मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर तेज होगी तो इसमें भोजन का संग्रहण नहीं होता है। क्यों नहीं होता भोजन का संग्रहण, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन फास्ट होती है और सारा भोजन खर्च हो जाता है, क्योंकि इसमें नए नए डिवीज़न चल रहे हैं। डिवीज़न के लिए एटीपी की ज़रूरत होती है और एटीपी बनाने के लिए भोजन का ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन के दौरान मेटाबॉलिक रिएक्शन को चलना पड़ेगा, तो जितना भी भोजन होता है सब यूज़ हो जाता है। इसलिए इनकी कोशिकाओं में भोजन का संग्रहण नहीं होता है। अब जो परमानेंट टिश्यू होता है इसमें उपपचय क्रिया मंद होती है और इसमें भोजन का संग्रहण होता है। और विभजोत्तक टिश्यू में प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन जो स्थायी उत्तक होता है इसमें प्राइमरी सेकेंडरी वॉल पाई जाती है। और विभजोत्तक में क्या होता है, इसमें केंद्रक बड़ा होता है और साइटोप्लाज्म सघन मतलब पास पास होता है, बिल्कुल सघन होता है। और इसमें न्यूक्लियस छोटा तथा साइटोप्लाज्म विरल होता है। अब इसमें केंद्रक की जो विभजोत्तक होता है, केंद्रक की साइज बड़ी होता है और साइटोप्लाज्म में सघन होता है। अब सेल डिवीज़न के दौरान रेगुलेशन का कार्य कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। अब रेगुलेशन मतलब कोशिका पर पूरी कोशिका पर नियंत्रण रखता है केंद्रक। अब न्यूक्लियस का जो सही न्यूक्लियस है, इसका जो है साइटोप्लाज्म होता है, उस पर जो रेगुलेशन होता है उसे क्या बोलते हैं हम, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कहते हैं। और इसका अर्थ क्या होता है, केंद्रक का कोशिका की गतिविधियों पर नियंत्रण जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कहते हैं। और केंद्रक अगर मजबूत और बड़ा होगा तो सेल के अंदर अनियमितताएं कम होगी, कोशिकाओं पर कंट्रोल ज़्यादा होगा, इसलिए इसका न्यूक्लियस साइज में बड़ा होता है। और इसका न्यूक्लियस छोटा होता है तथा साइटोप्लाज्म विरल होता है। इनमें सेल के बीच गैप नहीं होते हैं, किसमें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। और परमानेंट टिश्यू में सेल के बीच क्या होते हैं, गैप होते हैं।